तो आइए बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे जिससे कि हम फिर इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँ। आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे कैपेसिटेंस निकाली जाती है, किस तरीके से डिफरेंट मेथड से हम बड़े बड़े नेटवर्क को, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आसान कर सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखो, कैपेसिटर को जैसे आप देखते हो कि यहाँ पर जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाया है और ये जो बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, तो जो बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है, इसको चार्ज देती है ना। ये बैटरी का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रख सके। तो जब यहाँ पर से चार्ज जाता है तो ये प्लेट में वो एक्यूमुलेट होता है और वो जो चार्ज है ये बहुत ही इन्फिनाइटली शॉर्ट टाइम में इसमें चार्ज, अगर इसकी कैपेसिटी C है तो कितना हो जाने वाला है CV। लेकिन वो टाइम जब वो चार्जिंग प्रोसेस चल रही होगी, भले ही वो बहुत कम है, आप देखें जैसे किसी टाइम में Q चार्ज हो चुका है और ये चार्ज दे रहा है, ठीक है। तो अब उस जो एक्स्ट्रा चार्ज आने वाला है, DQ चार्ज आने वाला है, वो उसको ये जो चार्ज ऑलरेडी है ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, उसको तो इतनी आसानी से आने नहीं देगा, है ना। इसलिए यहाँ पर वर्क होता है और जो भी वर्क है वही तो एनर्जी हम लोग कहते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। जब तक वर्क नहीं करोगे, जैसे कोई चीज़ को ऊपर उठाते हो आप, वर्क करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ उसमें फोर्स लगता है, उसको ओवरकम करना है ना। किसी चार्ज पार्टिकल को हम दूसरे चार्ज पार्टिकल के विसिनिटी में, उसके पास हम जो दूर ले जाते हैं, पास ले जाते हैं, वर्क करना पड़ता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बैलेंस करते हैं। ऐसे ही है ये। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे Q चार्ज अगर हो गया है तो उसमें पोटेंशियल कितना आ गया होगा, Q/C। तो Q/C, अब देखो du इक्वल टू क्या होता है, V × dQ होता है। ये फार्मूला आपको पता है क्योंकि पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो जब पोटेंशियल पता हो, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करके पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। V इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q/C। तो DQ चार्ज हमने दिया तो ये हमको यहाँ पर इतना जो वर्क करना पड़ा वही उसकी एनर्जी आ गई। तो ये Q/C × DQ करोगे आप। इसी को हम कहते हैं कि ये चार्ज जो है वो 0 से कैपिटल Q तक बढ़ा, जहाँ पर कैपिटल Q इक्वल टू क्या है, CV है। तो वो जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर जो वर्क होता रहा वो हम कहते हैं कि वो उसकी एनर्जी हुई। तो एनर्जी के लिए इसको इंटीग्रेट करें आप, तो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ Q/dQ हो गया। तो Q/dQ का इंटीग्रेशन क्या होता है, Q²/2। आपको 0 से कैपिटल Q करना, तो ये फार्मूला बन गया। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर है। और आप जानते हो Q = CV होता है। तो यहाँ पर Q = CV रखेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, ये ½ CV², है ना। Q/C को आप V लिखते हो, तो ये Q/C को मैं V लिख दूँ तो ½ × QV हो जाएगा। ये सब एनर्जी के फार्मूला है। कौन कौन से फार्मूला है, Q²/2C, ½ CV² और ½ QV। तो जो चीज़ें दी हुई होती हैं, जैसे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है और Q चार्ज दिया है, तो ये फार्मूला आप लगा लो। अगर C कैपेसिटी है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, आप ½ CV² लगा लें, ठीक। अच्छा, तो ये तो है एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर है, कितनी, ½ CV²। अब यहाँ पर ये बैटरी ने चार्ज कितना दिया है, उसको जो चार्ज दिया है वही तो यहाँ पर कैपेसिटर में है। तो आप कहोगे कि वो CV चार्ज दिया है और अपना कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में। तो यहाँ पर बैटरी का जो वर्क डन है वो हो जाएगा ΔQ × V, जो चार्ज सप्लाइड है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आया, CV × V = CV² आ गया, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इसने वर्क कितना किया, किसने, बैटरी ने। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है वो उसका आधा है, ½ CV² है। तो आप कहोगे बाकी हाफ कहाँ गया, तो हम कहेंगे कि बाकी हाफ जो गया वो हीट के फॉर्म में चला गया। हीट डेवलप्ड = वर्क डन बाई बैटरी माइनस ΔU एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आप देखोगे कि वो ½ CV² आ जाता है, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्म में थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली लिख दें कि वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। अगर कोई वर्क एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है कि प्लेट को पास ला रहा है, दूर ले जा रहा है, अगर कोई ऐसा वर्क है, अभी तो ऐसा नहीं है, तो जो टोटल वर्क डन है वो इक्वल टू कहाँ जाता है, ये कैपेसिटर में जाता है, प्लस
प्लस हीट में आ जाता है। तो यहाँ पर ये टर्म तो हमारा ज़ीरो है, तो इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डेल्टा यू हो गया था। और एक चीज़ जो यहाँ लेते हुए चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये जो आता है अगर कैपेसिटर आपको दिया हुआ है और उसमें आप जो चेंज इन चार्ज है, चार्ज में जो चेंज आ रहा है, जैसे पहले ज़ीरो था और धीरे धीरे हुआ है सी वी, है कि नहीं, तो चेंज इन चार्ज जो आया वो सी वी आया, तो वो जो चेंज है उसका स्क्वायर है ना, चेंज इन चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c करने से हीट डेवलप आ जाता है। यहाँ तो अभी एक ही कैपेसिटर था, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो भी ये फार्मूला काम करता है, उसमें हम समेसन ऑफ डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2ci कर लेते हैं। जैसे पहले कैपेसिटर में डेल्टा क्यू 1 का स्क्वायर बाई 2c1 प्लस दूसरे में डेल्टा क्यू 2 का स्क्वायर बाई 2c2, ऐसे जितने हो सब में आप अगर चेंज निकाल पाओ और तो उनके कैपेसिटी से डिवाइड करके, हाफ से डिवाइड करके आप यहाँ पर ऐसे फार्मूला सीधा आंसर निकाल सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा ऑफ डेल्टा क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, तो आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो सब चीज़ें आएंगी। चलो अभी हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कॉमन पोटेंशियल का। ये देख लो कि अगर हम दो कैपेसिटर को, अगर वो दोनों चार्ज हैं या उनमें से कोई एक चार्ज है, उनको हम कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इसलिए होते हैं कि उनके पोटेंशियल्स अगर अलग अलग हैं, पोटेंशियल में अगर डिफरेंस आता है तो ये चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं जब तक कि वो कॉमन पोटेंशियल ना डेवलप कर लें, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल एक सा ना हो जाए। ठीक है, अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तभी चार्ज का फ्लो रुकेगा। ठीक, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कब? पहला केस हम ले रहे हैं जब पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ द अदर एंड नेगेटिव ऑफ वन कनेक्टेड विद नेगेटिव ऑफ द अदर। ये स्विच है अभी ओपन है, इसकी कैपेसिटी C1 है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है ना, C2 है, V2 है। इसमें चार्ज बताओ, इसमें चार्ज होगा C1 V1 और नीचे वाले में चार्ज कितना होगा C2 V2। अब हम अगर उसको कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज वहाँ से चलता है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हो। ठीक है, तो और ये जो है तो एक में कम होता है और दूसरे में बढ़ता है। कब तक? जब तक कि पोटेंशियल, ये जो कॉमन पोटेंशियल डेवलप ना हो जाए, यानी पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो आप कहोगे कि जैसे कॉमन पोटेंशियल अभी V आ गया मान लो, ठीक है, तो बताओ ऊपर वाले में चार्ज कितना हो जाएगा C1V, नीचे वाले में चार्ज कितना हो जाएगा C2V। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी पॉजिटिव प्लेट में पहले चार्ज कितना था C1V1, यहाँ पर C2V2 था ना। अब यहाँ पर हो गया है C1V और यहाँ हो गया है C2V, तो टोटल चार्ज तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट ही हुए होंगे, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में गए होंगे, तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आप कहोगे कि टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉमन पोटेंशियल निकालने का। तो बताओ क्या आ गया आंसर? V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 11th क्लास में इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते थे कि एक बॉल M1 की है, V1 वेलोसिटी से जा रही है, M2 की है, V2 वेलोसिटी से जा रही है। तो अगर दोनों इनइलास्टिकली कोलाइड करती है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक कॉमन वेलोसिटी से दोनों चलती हैं, एक ही वेलोसिटी से दोनों चलने लगती हैं। ऐसे आता था M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। वैसा ही है ये, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना। एक फार्मूला और इसमें देख लो कि यहाँ पर जैसे ध्यान देना कि जैसे आप वहाँ बॉल वाला जो हम एग्जांपल दे रहे थे ना, तो वहाँ पर जब एक कॉमन वेलोसिटी आती है ना इनइलास्टिक कोलिजन में, तो एनर्जी का लॉस होता है। अगर याद होगा आपको, हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर ऐसा था। ऐसे यहाँ पर भी ये फार्मूला आ जाता है कि भाई पहले एनर्जी जो है कैपेसिटर की वो थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और अब हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V मतलब ये कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे भाइयों आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ देखूँ कि ये V की वैल्यू को यहाँ पुटअप करूँ तो इसको फाइनली जो आंसर आता है सॉल्व करने पर वो ये आता है। जैसे वहाँ क्या आया था बॉल में, अभी मैंने बताया, वहाँ आया था हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, है ना। तो यू रिलेटिव वहाँ पर U1 माइनस U2 था, एक बॉल दूसरे बॉल की तरफ जा रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो आने वाला है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। मैं ये बात कर रहा था कि अगर एक बॉल U1 से जा रही है, दूसरी बॉल U2 से जा रही है, तो दोनों मिल करके एक वेलोसिटी V से चलती हैं, है ना। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जल्दी बताओ,
m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। और जो लॉस होता है एनर्जी का वो मैं कह रहा था हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, है ना। म्यू क्या था वहाँ, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 था ना, और यहाँ पर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही फार्मूला यहाँ पर बन रहा है ना। ये जो है इसको रखने पर बिल्कुल वैसे ही बना। तो म्यू की जगह में यहाँ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आपको दिख रहा होगा, ये रिड्यूस्ड कैपेसिटी है, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे, ये है लॉस ऑफ एनर्जी, ये है कॉमन। इसके लिए फार्मूला याद रखना, ये टोटल चार्ज है और नीचे क्या है, ये टोटल कैपेसिटी है। तो आप कहोगे टोटल चार्ज। अगर मान लो इनमें से कोई एक ही चार्ज होता, दूसरा ना होता, नीचे वाले में चार्ज ना होता, एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से ज्वाइन करते तो ऊपर आता C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ऐसे क्वेश्चंस को करना है। आइए अब मैं आपको दूसरा बताऊं कि अगर आप ऐसा कनेक्ट करते हो कि एक जो कैपेसिटर है ऊपर वाला, उसकी पॉजिटिव प्लेट को नीचे वाली की नेगेटिव प्लेट से करो। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो आप कनेक्ट कर दोगे तो इसमें फिर से वही चीज़ आएगी, कॉमन पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, है ना। पहले यहाँ पर चार्ज कितना हुआ करता था, दोनों प्लेट को मिला के देख लो, C1 V1 माइनस C2 V2 है। बाद में जब कॉमन पोटेंशियल हुआ तो कितना हो जाएगा बताओ, C1V और C2V दोनों को ऐड कर दें, C1 प्लस C2V। तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, वैसे ही फार्मूला है लेकिन बीच में माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बॉल वाला मैं कहूँ तो बॉल एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, बॉल एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। ऐसा फार्मूला हो गया ये, एक पॉजिटिव है वेलोसिटी तो दूसरी की नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉमन पोटेंशियल आया, टोटल चार्ज बाय नेट कैपेसिटी। तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव से ज्वाइन करें तो आप देखें यहाँ पर माइनस कर देना है आपको। और लॉस ऑफ एनर्जी में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने वाले हो आप, ये इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी है ना। बिल्कुल इन इलास्टिक कोलिजन जैसा है ये, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, तो अगर अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पर आता है। ठीक है, कितना आता है बताओ, इस v को वैल्यू रखने पर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पर ये कॉमन पोटेंशियल माइनस आएगा लेकिन एनर्जी में प्लस आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आता और यहाँ पर प्लस आता। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम, ये जो है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल हो, जैसी भी हो, उनमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालने पर क्या होता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है कि कम होती है। डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटी बढ़ती है। ज़रा देखो कैसे, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या किया हमने, दो प्लेट के बीच में इसको पार्शियली फिल्ड किया है। इसकी थिकनेस T ले ली है हमने। कितनी ले ली है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस T ले ली है ना। तो यहाँ पर बाहर में फील्ड कुछ और होगी और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ और होगी। डाइलेक्ट्रिक का हम लोग कॉन्सेप्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे, जिसमें वो पोलराइजेशन हम आपको समझाएंगे कि ये इसके अंदर जो है फील्ड कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वो पोलराइज हो जाती है और वो अपने अंदर में फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करती है। तो नेट फील्ड जो आता है वो कम होके आता है, रिड्यूस्ड आता है, वो 1/k टाइम्स हो जाता है। तो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे ना तो E0 कितनी डिस्टेंस में लोगे, D माइनस T में लोगे, और ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू E0/k है उसको T में लेना, क्योंकि T थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है ना। तो यहाँ पर E0 को आप कॉमन करें और ये आ गया D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/k, ऐसे आ जाएगा। ये E0 की वैल्यू आप डाल दें, जैसे Q है और माइनस Q है, उसके बीच में जो फील्ड बनता है ना वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, वो सिग्मा यानी Q/A, है ना। तो इसको किससे कंपेयर करोगे, V इक्वल टू Q/C से, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई ये जो है D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/k, ऐसा। तो अब आप बताओ, ये पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर की आपने कैपेसिटी बताई, अगर मैं यहाँ पर D इज इक्वल टू T रख दूँ तो यहाँ पर देख रहे हो D माइनस T प्लस T/k है, ये बोलो D माइनस T प्लस T/k है। अब T को अगर मैं D कर दूँ, यानी पूरा भर दूँ, तो क्या हो जाएगा, D माइनस D तो 0 हो जाएगा, प्लस वो D/k तो K ऊपर पहुँच जाएगा, D नीचे रहेगा। तो ऐसा आ जाएगा फार्मूला आपका, क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D। चलो फिर से यहाँ पर देखो, पूरा भरा हुआ है, तो आप कहते हो इस बार पूरी फील्ड जो अंदर है E0/k है। तो मैं यहाँ से यहाँ अगर गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो कितना आया,
ई नॉट बाई के इंटू डी आया। ठीक है, तो यहाँ आप कहोगे ई नॉट की वैल्यू मैंने डाल दी है, क्या डाल दी, क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये के है इसलिए के आया, नहीं तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट रखते हम लोग। ठीक है, अब ये v इक्वल टू क्यू बाई सी है, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास, बोलो क्या आ गई, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो है वो आपका जब एयर रहता है तब है, तो इसलिए अब जो नई कैपेसिटी है वो एयर वाला जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी का के टाइम से है, तो बढ़ जाती है कैपेसिटी। अच्छा, ये देख लो, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो आप नेट कैसे निकालोगे, आप कहोगे 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2, है ना, और C1 इजिकल टू ये वाले का, उसमें एरिया तो दोनों a रखेंगे लेकिन डिस्टेंस इनकी d/2 है। तो ध्यान देना कि जब हम C1 लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a, एरिया तो पूरा लिया, डिवाइडेड बाई d को d/2 लिखा, ऐसे दूसरे का लिख दिया K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d/2। ठीक, और इसको सॉल्व कर लिया तो आपका ये 1/c इजिकल टू ये आया, और c इजिकल टू फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ये जो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d/2 है ना, तो वो 2 ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये सीरीज में आया। ठीक है, सीरीज में यानी 1/c वाला फार्मूला लगा दिया आपने, और अगर पैरेलल होता तो क्या लगाते, पैरेलल होता तो आप लगाते कि दोनों पैरेलल हैं तो c इजिकल टू C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर d दोनों के लिए बराबर है और एरिया a/2 हो गए आपके, तो बताओ ऊपर वाले की कैपेसिटी कितनी हो गई, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/2d, नीचे वाले की K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/2d, तो टोटल दोनों की ऐड कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a/2d, है ना। यहाँ पर ध्यान देना कि ये प्लेट और ये प्लेट में जाने पर यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हो आप, वो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाते हो तो फील्ड वहाँ E1 मिलेगा, यहाँ पर E2 मिलेगा, तो d डिस्टेंस ही जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे, v इजिकल टू E1 d इजिकल टू E2d, E1 और E2 दोनों बराबर होंगे, v/d के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस बराबर हैं, फील्ड बराबर होने चाहिए, फील्ड बराबर हैं तो फील्ड का फार्मूला पता है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 अपॉन a दोनों के लिए बराबर है a/2 इसलिए Q1 बाई K1 इजिकल टू Q2 बाई K2, ये फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा आपको बताया, नहीं तो कैपेसिटी आपकी ये आ गई थी। मिक्स्ड थोड़ा देख लो आप, ये थोड़ा है आसान, ऐसे ही आप बता दोगे, ये K1 ऊपर वाले हाफ में भर दिया है और नीचे वाला हाफ हमने K2 और K3 से भर दिया है, देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप बताओ ये जो K2 K3 हैं आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो सीरीज का भी अभी हम देख करके आए ना, तो क्या करना, ये सीरीज का फार्मूला देख करके आए, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ a का a/2 ही है और d का d/2 है ना, इंडिविजुअल का। ठीक है, तो ये आ गया आपका सीरीज का, किसका किसका सीरीज है, ये K2 और K3 का है। ठीक है, उसके साथ ये दोनों के सीरीज के साथ ये पैरेलल में है, तो ऊपर वाले की कैपेसिटी बताओ, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/2 क्यों, क्योंकि आधा ये एरिया लिया हुआ है, डिवाइडेड बाई d उसने पूरा लिया हुआ है, तो ये आ गया आपका आंसर मिक्स्ड में। लेकिन ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, ये थोड़ा समझना है आपको, क्योंकि ये जो है ना, जैसे हम लोग कह देते हैं ये K1 आधे में भरा हुआ है और बाकी हाफ जो है वो K2 K3 से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस बार जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इसमें क्या करना है, अब आप कहोगे ऐसा देखने में लगता है और बड़ी बड़ी बुक्स में भी देखोगे तो ये ऐसी गलती होती है, तो इसको ज़रा समझ लेना क्या गलती होती है, अभी हम बताने वाले हैं। क्या कर देते हैं कि K2 और K3 को आपस में पैरेलल कर देते हैं और उसके साथ सीरीज़ में इसको कर देते हैं, और वहाँ वो गलत हो जाता है, वहाँ पर वो गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर ये K2 और K3 जो हैं आपस में जो पैरेलल कर देते हैं वो नहीं है, क्योंकि पैरेलल यहाँ का तो पोटेंशियल मान लो हमने ये वाली प्लेट को V दिया, यहाँ 0 दिया, तो यहाँ तो 0 दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए पोटेंशियल बराबर नहीं है। देख रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही सोचो, यहाँ पर जैसे फील्ड है हमारा, है ना, ये K2 के कारण फील्ड होगा हमारा E2 कहते हैं, यहाँ पर K3 के कारण फील्ड होगा वो E3 कहते हैं, तो डिस्टेंस दोनों को बराबर चलना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में एक साथ तो नहीं आ पाएगा, इसलिए ये दोनों को पैरेलल कहना ये गलत हो जाता है। पैरेलल हम वहाँ कह सकते थे कि यहाँ पर ये पैरेलल थे, क्यों, क्योंकि ये प्लेट लगी हुई थी, तो प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा के रखा है,
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तो प्लेट नहीं है ना, ये तो आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने पेपर लिया हुआ है या आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप देख लो माइका लिया हुआ है, तो दोनों के अलग अलग हैं ये, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसको अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखना, जैसे ये 4 डाइलेक्ट्रिक हैं, देख पा रहे हो आप, 1 2 3 4, तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे आपने अगर यहाँ पर कहा कि नहीं मैं तो इसको साथ में ये साथ में है तो इनको पैरेलल लेके इसके साथ सीरीज़ में करूँगा, हम कहते चलो भाई आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्या करोगे ज़रा बताओ तो सही। यहाँ पर इसके 2 अगर मैं कहूँगा इनको आप पैरेलल में लेके इनको पैरेलल में लेके इनको सीरीज़ में करोगे, तो क्या ये मैं नहीं कह सकता कि ये दोनों ऊपर वाले जो हैं 1 और 3 आपस में सीरीज़ में हैं, 2 और 4 आपस में सीरीज़ हैं और फिर आपस में पैरेलल हैं, और ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई 1 और 3 जो हैं ये दोनों सीरीज़ में कहना ये तो क्लियर है, और यहाँ पर ये जो ये प्लेट है, ये प्लेट में तो पोटेंशियल पूरा V है, ये प्लेट में तो पोटेंशियल पूरा 0 है, तो ये जो कॉम्बिनेशन इनके बने हैं वो तो आपस में पैरेलल होंगे, तो वो कहना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप कहोगे ये दोनों सीरीज़ में करके ये दोनों सीरीज़ में करके आपस में पैरेलल करना ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत उसके कि इनके दोनों को पैरेलल करके सीरीज़ में करना। नहीं, क्या करना, इन दोनों को सीरीज़ में करो, इन दोनों को सीरीज़ में करो, फिर आपस में जो बने वो पैरेलल में करो, ऐसे यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, ये K1 को इसको आप इसको डिवाइड कर सकते हो, K1 के साथ K2 वाला आधा आ गया, K1 के साथ K3 वाला आधा आ गया, इनको सीरीज़ में करना फिर पैरेलल करना। क्यों? ये प्लेट में पोटेंशियल जो है अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर V है तो ये पूरे में V है, यहाँ पर 0 है तो पूरे में 0 है, तो ये चीज़ आपको समझना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया ये, तो ये समझने वाली चीज़ है। तो K1 K2 का आपको पता है कि भाई K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई D/2 का आएगा ना, तो बाई D/2 और A/2 और D/2 का by2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनका जो आएगा वो ये इंटू ये आएगा, नीचे वाले का आएगा ये इंटू ये, और आपस में कैसे हैं, जो आ गया है उनको आपस में पैरेलल करना, तो सीधे ऐड करना। समझ में आई बात? ऐसे हमने ये आपको एक्स्ट्रा आपको पहले ही समझा दिया कि भैया 1 और 3 को करो किस में, सीरीज़ में, फिर 2 और 4 को सीरीज़ में, और फिर आपस में पैरेलल करना, ऐड करना। और ध्यान देना कि ये एरिया तो A/2 रखते हैं, 1 3 2 4 सब एरिया A/2 रखते हैं, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर D दी हुई है, तो आप डिस्टेंस को D लो। अगर D/2 होती तो D/2 लेते, जो दिया है वो लेंगे हम। ये क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है, आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो समझना कहाँ है, केवल यहाँ पर। ठीक, किताबों में भी गलती रहती है, लेकिन ये लॉजिक है हमारे पास, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सही है। ठीक, आइए अब हम आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं। अब हम आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता दें, है ना। जरा देखो, एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फिर से हम एनर्जी में ले आए आपको, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें आपने एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर निकाली थी ना, हाफ CV²। अब एक जनरल फॉर्म हमको लाना है ना, एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला है, तो आप इसमें C को आप क्या करो, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लिख दो एप्सिलॉन नॉट A/D, और V को क्या लिख सकते हो, V = E × D होता है, याद है, फील्ड इंटू डिस्टेंस करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो ये ED लिख दिया आपने V को। तो इससे क्या बन गया ये, क्योंकि E² D² एक D कैंसिल होगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² × AD हो जाएगा, और AD यानी एरिया इंटू डिस्टेंस, ये प्लेट का एरिया इंटू डिस्टेंस करोगे ना तो वॉल्यूम है वो, तो इस वॉल्यूम में इतनी एनर्जी है, तो आप कहोगे मैं इस वॉल्यूम को V लिख देता हूँ। तो बताओ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वही तो है एनर्जी डेंसिटी। क्या आ गया फार्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये ध्यान में रखना है आपको कि ये एनर्जी डेंसिटी है, आपने इसके लिए निकाला, पर ये सब के लिए वैलिड होगा। ठीक है, इसी को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि भाई एक शेल है, उसमें चार्ज Q है, तो जब आप चार्ज दिए होगे उसको धीरे धीरे बढ़ाए होगे, ठीक है, तो वो चार्ज को बढ़ाने में जैसे कैपेसिटर में हमने समझाया था ना कि चार्ज को धीरे धीरे लाते हैं, हमको वर्क करना पड़ता है, ऐसे भी इसको भी हम कहेंगे कि धीरे धीरे चार्ज बढ़ाए होंगे हमने, 0 से Q तक वर्क किया होगा। ठीक है, वही उसकी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना, लेकिन अब फार्मूला ये वाला लगाना हमको, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। नहीं तो वर्क वाले कॉन्सेप्ट से भी हम निकालते हैं, लेकिन इस बार हमको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा आपकी अप्रोच हमको बदलना है।
आप बताओ, हमने लगाया यहाँ पर कि देखो 0 से R तक कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं, कोई फील्ड नहीं, क्योंकि बिना फील्ड के तो एनर्जी आएगी नहीं। ठीक है, इस शेल के बाहर ही हमको काम करना है, और बाहर में आपको पता है फील्ड क्या होता है, KQ/x², याद है ना। हाँ, तो भाई यहाँ पर आपने x डिस्टेंस पर dx विड्थ का एक यहाँ पर क्या ले लिया, शेल ले लिया है। ठीक है, जिसकी विड्थ dx है, रेडियस उसका x है, तो उसका एरिया आ जाएगा 4πx² इंटू dx। ये उसका वॉल्यूम आया, जो इसको सराउंडिंग वॉल्यूम हमने ले लिया है वो ये ले लिया है। और E हमने बताया आपको कि भैया Q चार्ज के कारण जो E आएगा वो इतना आएगा। क्लियर है। अब इसमें से आप क्या करो, जरा अंदर देखो, 4πε0 है ना, बाहर भी 4πε0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है तो हम इसको कैंसिल करेगा, एक बचा रहेगा। तो ये हाफ था तो ये 8πε0 हो गया। तो Q²/8πε0 बाहर, अंदर में आप ये x⁴ आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ x² है ना, तो ये 1/x² ही बनेगा। और इसका इंटीग्रेशन करना है R से इन्फिनिटी तक, पूरी एनर्जी निकालना है उसके सराउंडिंग में। तो आप कहोगे इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, -1/x R टू इन्फिनिटी, -1/∞ प्लस 1/R, -1/∞ 0 है ना, प्लस 1/R, तो R बचा रहेगा। ठीक, तो ये आ गया फार्मूला। क्या आपको ये KQ²/2R दिख रहा है ना, क्योंकि K = 1/4πε0 है। तो ये फार्मूला शेल के लिए ध्यान में रखना। कौन सा फार्मूला है, KQ²/2R। ये शेल के लिए भी होता है और मेटल स्फीयर के लिए भी होता है। क्यों, क्योंकि मेटल स्फीयर में भी चार्ज बाहर ही हो सकता है। ठीक है, अंदर नहीं रह सकता मेटल में, इसलिए शेल का और मेटल स्फीयर का एक सा है। दूसरा, अगर मान लो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज उसके अंदर रह सकता है। अंदर में फील्ड आपको पता है ना, KQ/R³ इंटू स्मॉल r, याद आया। बाहर में KQ/R², तो बाहर में तो वैसे ही जैसे शेल का है, बाहर में वैसे ही है जैसे सेल का है, लेकिन इसके अंदर में एनर्जी 0 नहीं है, अंदर में भी एनर्जी है। तो इसमें आपको 2 टर्म में आपको करना पड़ेगा, है ना, 0 से R में जाना पड़ेगा और फिर R टू इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी पूरी निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर E1 का स्क्वायर देखो, ½ E1² इंटू dV है ना, ½ E2² इंटू dV। E1 क्या, अंदर, वही KQ/R³ इंटू x, देख रहे हो आप। और यहाँ पर बाहर में क्या आ जाएगा, बाहर में आपने जो काम किया है ना, हाँ, फील्ड वही है आपका KQ/x², जो यहाँ पर काम कर लिए हो, बस वही काम करना है। तो यहाँ पर ये जो है यू टेक इट एज ग्रांटेड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर इट, तो दिस विल बी KQ²/2R, बट हियर यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, E1 की वैल्यू मैंने रखा 4πε0 पहले की तरह निकाल के उसको कैंसिल किया। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो बचेगा 1/4πε0 उसको मैंने K लिख दिया है, तो KQ²/2 रहेगा और ये R⁶ रहेगा, और अंदर में x² और x² x⁴ रहेगा इस बार, तो R⁵/5 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो R⁵ R⁶ को एक कैंसिल करेगा, नीचे एक R बचा रहेगा, और वो 5 × 10, तो आपका ये हो जाएगा पहला टर्म KQ²/10R, दूसरा वाला KQ²/2R, है ना, 2 5 10 हो जाए, 5 + 1 6, 6/10। ठीक है, 6/10 KQ²/R, आप 3/5 KQ²/R लिखेंगे। तो ये है भाई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का 3/5, है ना, कंडक्टिंग का हाँ KQ²/2R। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। आपने ऐसे फार्मूला ग्रेविटेशन टॉपिक जब पढ़े थे ना 11th में, उसमें भी किए थे, यहाँ भी कर रहे हो। यहाँ थोड़ा सा अप्रोच आपकी बदल गई है। ठीक है, वर्क से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये जो है ये आपको आगे भी काम आता है, इसलिए इसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, इनकी एनर्जी लिखना, अभी तो आप डेरिवेशन करने जा रहे हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखाता ना आपको, तो बहुत आसान फार्मूला आने वाला है ये। ठीक है, लेकिन नहीं, हमको पहले डेरिवेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से R1 तक हमको नहीं जाना, क्योंकि वहाँ कोई चार्ज नहीं है। चार्ज ये R1 से R2 के बीच में फील्ड आएगा, है ना, यहाँ अंदर फील्ड नहीं आया, R1 से R2 में आएगा, क्योंकि वहाँ चार्ज Q1 इंक्लोज करता है और फिर R2 के बाहर आता है, तो वहाँ फिर चार्ज इंक्लोज होगा Q1 + Q2। क्लियर। तो चलो हमको पहले जाना है R1 से R2 तक, तो ½ E1² dV हो गया R1 से R2, ½ E2² dV हो गया R2 से इन्फिनिटी। E1 E2 अलग अलग इसलिए लिए हमने क्योंकि यहाँ फील्ड अलग अलग हैं। यहाँ अंदर जो फील्ड है वो Q1 चार्ज के कारण है, बाहर दोनों के कारण है। क्लियर है। और बाहर में हम कहते हैं, फिर से आप
वही ले लीजिए जो शेल के लिए लिए थे, लेकिन यहाँ बाहर में जब काम करोगे तो यहाँ टोटल चार्ज इंक्लोज Q1 प्लस Q2 है, तो वही KQ²/2R, लेकिन यहाँ Q की जगह में Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई 2R हो जाएगा, R की जगह में R2 हो जाएगा। तो दूसरे वाले में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बाहर वाला काम कर रहे हो। अंदर में है, अंदर में क्या करना कि हम R1 से R2 में जब जाएंगे तो यहाँ भी वैसे तो वैसे ही है कि Q1/x² है यहाँ, तो Q1 आएगा। वैसे ही आपका वो जो 4πε0 है वो कैंसिल होगा, तो एक 4πε0 बचा रहेगा, 1/4πε0 उसको k लिख देना, तो KQ1²/2 इंटीग्रेशन आपका 1/x² का -1/x, और लिमिट रखना यहाँ पर R1 से R2 तक। पहले कौन सी लिमिट? अपर लिमिट -1/R2 प्लस 1/R1 है ना, इसको हमने ये होल स्क्वायर है ना, इसको पूरा लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, ये जो KQ1² ये देखो -1/R2 आ रहा है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। KQ1² यहाँ पर ये आया -KQ²/2R2 आया ना, पहला वाला टर्म। दूसरा आएगा KQ1²/2R1, तो ये जो पहला वाला टर्म आएगा -KQ1²/2R2 वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या? KQ1²/2R1 बचेगा, है ना। यहाँ पर KQ2²/2R2 बचेगा, और एक टर्म बच जाएगा ये वाला, ये KQ1Q2/R2। तो ये मैंने कहा बहुत आसान है। कैसे? कि अगर ऐसे आपको शेल दिए हुए हों तो क्या करना, इनकी इंडिविजुअल एनर्जी लिख लेना। जैसे Q1 है ना, R1 रेडियस है, तो आप जैसे शेल की लिखते हो, क्या लिखते हो? KQ1²/2R1 लिख लो। बाहर वाले शेल की लिख लो आप KQ2²/2R2 प्लस ये इंटरेक्शन एनर्जी कहलाती है। इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है कि जैसे अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर, बोलो कितना? KQ1/R2 है ना, इनटू बाहर वाले का चार्ज, ये बाहर वाले का चार्ज KQ1/R2 पोटेंशियल है अंदर वाले का बाहर में, और उसका चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले का, ये इंटरेक्शन एनर्जी। या उल्टा भी कर सकते हो, अंदर वाले पर यहाँ पर बाहर वाले के कारण जो पोटेंशियल निकालोगे ना, जो सरफेस पर होता है वही होता है, KQ2/R2 इंटू Q1 कर देते, वही आता। ये इंटरेक्शन एनर्जी है, चाहे उसका पोटेंशियल इसमें निकालो या इसका पोटेंशियल उसमें निकालो, बात वही है। इंडिविजुअल लिख लीजिए, उसके बाद एक टर्म और, वो है इंटरेक्शन एनर्जी का। क्लियर है? अभी तो हमने 2 शेल दिया, 3 शेल देता तो भी आप कर लेते कि पहले तीनों कर लेते, इस तरीके के टर्म्स आते, ये 1 ये वाला और ये वाला तीनों के, है ना, प्लस एक और आ जाता। फिर क्या करते कि पहले में दूसरे और तीसरे के कारण पोटेंशियल निकालते और फिर उसका चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो पहला वाला दूसरे तीसरे के साथ हो गया, ठीक है। फिर दूसरे वाले को लेते, फिर दूसरे और तीसरे वाले के बीच में आप इंटरेक्शन एनर्जी निकाल लेते, तो इस तरीके से ये 2 टर्म और आ जाते। तो ऐसे लिखना आपको। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाँ, कहता फाइंड एनर्जी ऑफ दीज 2 सेल्स। कौन सा? ये Q है अंदर में और -Q है, ठीक है। इसको चार्ज Q दिया, इसको -Q दिया। इंड्यूस चार्जेस हम नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, तो Q, इसमें टोटल चार्ज Q है, इसमें टोटल चार्ज -Q है। तो आप कहोगे मैं पहले वाले का ये लिख लूँगा KQ1²/2R1, Q1 यानी Q है, दूसरे वाले का KQ2²/2R2। अब Q2 -Q है, स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा वो, ठीक है। और इसका पोटेंशियल बाहर में KQ/R2 इंटू उसका चार्ज, अब माइनस चार्ज है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो -KQ²/R2 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया ना, क्यों लिया अभी आपके समझ में आएगा। मैं आपको इससे कुछ समझाना चाहता हूँ, जरा देखो तो क्या। इसको देखो, ये माइनस ये KQ²/R2 है ना, ये प्लस था ये 2R2, तो इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? KQ² हाँ माइनस में आ जाएगा 2R2, ठीक है। तो KQ²/2 बाहर कर लेना, 1/R1 - 1/R2 आएगा, ठीक। यहाँ पर आप बताना K की वैल्यू मैंने रख दी है, हाफ बाहर है, Q²/4πε0, इसको सॉल्व कर लिया है। इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ Q²/2C से। तो C क्या आया? Q²/2C, Q²/2 को छोड़ दो, C क्या आया? 4πε0 R1 R2 - R1। ये चीज़ कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी निकालने का एक तरीका ये भी है कि आपको जहाँ जिनके बीच में निकालना हो, एक को प्लस चार्ज दे दो, दूसरे को माइनस चार्ज दे दें, U निकाल लें और बस U निकाल करके उसको आप क्या करें? कंपैरिजन कर दें Q²/2C से, तो C आ जाता है, ठीक है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन उसी पर मैंने बना दिया कि अब आप ये 2 आपके मेटालिक बॉल्स हैं, जो स्मॉल रेडियस की हैं, A और B, आपको स्मॉल दिख भी रही होंगी। स्मॉल इन कंपेरिजन टू व्हाट? उनके सेपरेशन के कंपेरिजन में, ठीक है। D इज़ वेरी मच लार्जर देन A एंड B बोथ,
क्लियर? इनकी कैपेसिटी बताओ। तो हम कहते हैं इसको चार्ज क्यू दे दो, यहाँ माइनस क्यू दे दो। अब ये मेटालिक हैं तो आप शेल की तरह आप इनको काम करोगे। तो आप कहोगे इसका खुद का एनर्जी लिख दिया मैंने KQ²/2 है, खुद की एनर्जी उसकी लिख दी KQ²/2 भी। नेगेटिव चार्ज है तो भी प्लस आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो। फिर इसका पोटेंशियल उसमें निकाला तो अब d डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालूंगा तो KQ/d आया और माइनस क्यू का मल्टीप्लिकेशन हो गया इंटरेक्शन। हाँ, तो इसमें क्या करना, KQ²/2 फिर ये 1/a + 1/b - 2/d। तो ये इसको आप k की वैल्यू रख देना 1/4πε0 और इसको आप फिर किससे कंपेयर करना, Q²/2c से। तो c जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4πε0 अपॉन ये चीज़ है 1/a + 1/b - 2/d। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि भाई कैपेसिटी जो है ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, लेकिन उसमें एक को प्लस देना तो दूसरे को माइनस देना। ठीक है? ये लास्ट पेज आपका आ गया है, थोड़ा देख लें हम लोग। मेटल स्फीयर है, देख रहे हो, अंदर वाले को मेटल स्फीयर कहा है, चार्ज ऊपर ही रहेगा और दूसरा वाले शेल को कोई चार्ज नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें चार्ज इंड्यूस होंगे -q + q, लेकिन नेट चार्ज 0 है, जैसे यहाँ -q + q मैंने दिखाया भी है। खैर, तो कहता है वो अंदर वाले में चार्ज है और यहाँ पर स्विच से आप बाहर वाले शेल, मेटालिक शेल से उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जब कनेक्ट करोगे तो कहता है यहाँ पर कितनी हीट डेवलप होगी। तो हम कहेंगे भाई देखो हीट डेवलप हो रही है ना, इसका मतलब है एनर्जी में चेंज आ रहा है, क्योंकि और कोई तो यहाँ पर बैटरी है नहीं, है ना। अगर होती तो फिर बैटरी का हम कहते कि कितना वर्क डन है माइनस फिर ΔU करते, लेकिन यहाँ पर केवल ΔU आ जाएगा। जो लॉस एनर्जी है वही यहाँ पर हीट डेवलप है। ठीक, तो पहले बताओ, पहले चार्ज कहाँ था, नेट चार्ज अंदर था, है ना। तो कितना था, उसकी एनर्जी कितनी थी, KQ²/2R1, वैसे निकालते तो हम यही आता। और बाद में चार्ज इसको कनेक्ट करने पर कहाँ चला गया, पूरा बाहर चला गया, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, KQ²/2R2। यहाँ R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर चार्ज दिया हुआ था, कितना चार्ज दिया हुआ था, यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम था। आप वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, ये 9 जूल। ठीक है, तो मुझे केवल ये बताना था कि देखो एनर्जी में यहाँ पर चेंज आ रहा है, इसलिए आप आसानी से हीट डेवलप निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ पर भी ये प्लेट वाला क्वेश्चन है, ये भी हीट वाला है। ये प्लेट में 3Q चार्ज दिया, इसमें Q चार्ज दिया, ठीक है, और यहाँ भी स्विच से दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी नहीं किया है, करने वाले हैं। कहता है जब स्विच को क्लोज किया हीट बताइए, तो हम कहते हैं देखो भाई अब ये 3Q और Q है, हमने गॉसेस लॉ में पढ़ा था कि अंदर में चार्ज Q1 - Q2/2 हो जाता है। Q1 मतलब पीछे वाला, Q2 मतलब आगे वाला, तो 3Q - Q यानी 2Q / 2, तो Q आ जाएगा, यहाँ पर Q आएगा और ये -Q, यही हैं जो चार्ज फेसिंग है ना। तो ये अब बाकी चार्ज आप यहाँ लिख सकते हो, Q1 + Q2/2 करोगे तो 2Q आ जाएगा, यहाँ भी 2Q आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है वो इन्हीं चार्ज के कारण बनता है। फील्ड जो बनता है वो यही फेसिंग जो इक्वल और अपोजिट है उन्हीं के कारण बनता है, ये इनके फील्ड कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ एनर्जी है, लेकिन जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस और माइनस है ना, ये यही पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखे थे, वो तुरंत वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये बाहर वाली प्लेट में ये प्लेट 2Q चार्ज है, चार्ज का कंजर्वेशन है, टोटल चार्ज 4Q था, अभी भी 4Q है, लेकिन अंदर गायब हो गया। पहले एनर्जी थी, अब एनर्जी नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ही आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी थी वो Q²/2c थी, बाद में एनर्जी 0 है, तो जो भी हीट है हम कहते हैं कि जो भी एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में चली गई होगी। तो कितनी हो गई होगी वो, C = क्या, ε0A/d। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट हीट का। अच्छा, ये एग्जाम्पल 5 है, इसको ज़रा देख लो आप। ये 2 कैपेसिटर आपको दिखाए हुए हैं और यहाँ पर इनके ये दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेट्स हैं ये कैपेसिटर की, उनके एरिया आप A² लेना, उसका साइड A है। ठीक है, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो भरा हुआ है वो x के साथ बदलने वाला डाइलेक्ट्रिक है। क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K0 + αx। ठीक है, x के साथ ये चेंज होता है। जैसे हम x हम यहाँ पर ले रहे हैं, x एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ भी ले सकते हो, और एक यहाँ पर x जो है वो आप प्लेट के पैरेलल भी ले सकते हो। देख पा रहे हो आप, x जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो दोनों में कैपेसिटी अलग आएगी। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो है, अगर हम कहते हैं कि ये जो आपने लिया हुआ है छोटा सा कैपेसिटर,
स्ट्रिप में उसकी कैपेसिटी कितनी आएगी, उसकी कैपेसिटी आएगी के नॉट प्लस अल्फ़ा एक्स, एक्स डिस्टेंस में ये है ना, इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी मतलब इसका डी एक्स है और ए मतलब ए स्क्वायर है। तो हम कहेंगे ऐसी स्ट्रिप्स जो हैं आप देखोगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट में सब आपस में कैसी होंगी, सीरीज में होंगी। इसलिए आपको 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 वो ऐड करना है, तो उसको हम कहेंगे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हैं, इसलिए हम इंटीग्रेट कर लें। 1/DC इज इक्वल टू ये आपने लिख दिया, ये वाली प्लेट का लिख दिया ना, के नॉट प्लस अल्फ़ा एक्स एप्सिलॉन नॉट ए तो पूरा लेंगे, हाँ वो प्लेट को पूरा, तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस है। समझ गए? तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये जो आप इंसर्ट करते हो ना, तो ये पूरा प्लेट के पैरेलल चली जाती है, तो एरिया वही आता है। इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करना आप जानते हो, इसको लॉग में आ जाता है, फिर आप लिमिट रखते हो 0 से d, है ना, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, लॉग की प्रॉपर्टी है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, तो ऐसा आ गया ये log के नॉट प्लस अल्फ़ा एक्स और अपॉन अल्फ़ा ये बाहर पड़ा हुआ है, तो 1/c इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, तो c इज इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला हो गया, हमारा हो गया अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई लॉग ऑफ के नॉट प्लस अल्फ़ा डी बाई के नॉट। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसे बढ़ता ये, ऐसे आप एक्स लेते, तो ये जो स्ट्रिप्स होती ये आपस में कैसी होती, सब पैरेलल में होती, इसलिए उनको सीधे ऐड करते आप। तो डी सी इज इक्वल टू आप कहते ये के है, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया है डिवाइडेड बाई डी। अब इसका एरिया जो है पूरा एरिया नहीं लिया इसने, ये तो स्ट्रिप है ना। अब ये स्क्वायर प्लेट थी, आपने डी एक्स विड्थ लिया हुआ है, तो ए डी एक्स उसका एरिया लेना। ठीक है, अब एक्स के विद रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे आप, तो के नॉट डी एक्स है और अल्फ़ा एक्स डी एक्स है, तो के नॉट और 0 से ए तक करना है आपको ये एक्स को, है ना, तो ये के नॉट ए प्लस अल्फ़ा ए स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से इसका आंसर ये बनता है। दोनों हमने दिए इसलिए कि आप उसको समझ सको कि भाई कभी ऐसा भी चेंज कर सकता है, वैसा भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चंस आपको कराए और जो हमने थ्योरी आपको बताई, एक बार फिर से आप इसको देखो, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों और फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे ऐसे ही कॉन्फिडेंस आएगा। आप क्वेश्चंस को करते रहिए और अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। ओके, थैंक यू।